अच्छा जी, अब ये टॉपिक है आपका इक्विलिब्रिया। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले थोड़ा सा रिवर्सिबल रिएक्शंस वगैरह, ये तो खैर सबको मालूम है कि व्हाट आर रिवर्सिबल रिएक्शंस। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शंस को जो है वो आप किस तरह से डिफाइन करेंगे? A chemical reaction which happens in both directions. ठीक है, forward reactants can be converted into product and products can be converted into reactants. ठीक है, तो इस टाइप के जो केमिकल रिएक्शन होंगे ये क्या कहलाएंगे? रिवर्सिबल रिएक्शन, जिसकी सबसे सिंपल एग्जांपल जो हम देते हैं कि नाइट्रोजन रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन, और इसको हम रिवर्सिबल रिएक्शन को डबल एरो से रिप्रेजेंट करते, दिस गिव्स 2 moles ऑफ NH3। तो ये सबसे कॉमन एग्जांपल है रिवर्सिबल रिएक्शंस की। और इसके लिए कंडीशन क्या है कि रिएक्शन मस्ट बी हैपनिंग इन क्लोज्ड सिस्टम। जब भी हम रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करेंगे तो इट मस्ट बी हैपनिंग इन क्लोज्ड सिस्टम, अदरवाइज गैस स्केप कर जाएगी। ठीक है, इट मस्ट बी हैपनिंग इन क्लोज सिस्टम सो दैट गैसेस जो हैं वो रिटेन करें, वो स्केप ना कर सकें। और रिएक्शन हैपनिंग इन रिएक्शन हैपनिंग इन अगर आयंस के दरमियान इक्विलिब्रियम है तो रिएक्शन हैपनिंग इन solution if the equilibrium is between if the equilibria is ionic, आयोनिक इक्विलिब्रिया है तो सोल्यूशन में हो रहा हो, और अगर गैसेस के दरमियान है तो फिर क्लोज सिस्टम में इक्विलिब्रियम हो। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रिया। सॉरी, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो जो रिएक्शन होगा ये रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाएगा। तो नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन से फॉरवर्ड लेट से आप अच्छा, अब रिएक्शन कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। सपोज वी स्टार्ट विद मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जीरो हो स्टार्ट में, तो क्या होगा? रिएक्टेंट कन्वर्ट होना शुरू होगा प्रोडक्ट में। इसका अमाउंट बढ़ेगा, इसका अमाउंट कम होगा। अल्टीमेटली ये इतना ज्यादा अमाउंट में हो जाएगा कि फिर बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम कहते हैं कि ये ऐसे साइकिल चल पड़ेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन देन बैकवर्ड रिएक्शन, और अल्टीमेटली फिर क्या अचीव होगा? इक्विलिब्रियम। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो जब हम रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करते हैं तो इसमें जो फिर हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट फीचर किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन का आता है, दैट इज केमिकल इक्विलिब्रिया। केमिकल इक्विलिब्रिया। ठीक है, और केमिकल इक्विलिब्रिया क्या है कि हम कहते हैं कि इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन, इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन यानी ये फीचर ही रिवर्सिबल रिएक्शन का है। व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction। ठीक है जी, जितनी तेजी से फॉरवर्ड रिएक्शन हो उतनी ही तेजी से बैकवर्ड रिएक्शन हो, तो दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है जी, तो व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रिया। ये केमिकल इक्विलिब्रिया कहलाएगा। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है, सबको मालूम है कि हम इक्विलिब्रियम को हमेशा डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। तो जब ये इक्वल हो जाएंगे तो फिर उसका इम्पैक्ट क्या आएगा कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विल बिकम कांस्टेंट। सो व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बिकम्स इक्वल, तो इसका इम्पैक्ट क्या आएगा कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट गेट कांस्टेंट। ठीक है, उसमें चेंज आना बंद हो जाएगा, जिसको फिर हम ग्राफ से भी शो करते हैं कि जी लेट्स से अगर हमारे पास ये अ, हम कहते हैं कि रेट कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ है। लेट्स से हमारे पास वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन है और एक्स एक्सिस पे टाइम है। नॉर्मली इस टाइप के ग्राफ हम रेट ऑफ रिएक्शन के लिए ड्रॉ करते हैं, बट लेट्स से इफ यू वांट टू एक्सप्लेन द केमिकल इक्विलिब्रिया थ्रू दिस ग्राफ, तो हम कहते हैं कि जी स्टार्ट में अब आपने कहीं से भी रिएक्शन स्टार्ट किया हो, लेट्स से मैं मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से स्टार्ट करता हूँ कि दिस वाज द स्टार्टिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो नॉर्मल रिएक्शन में क्या होगा? कंसंट्रेशन कम होते 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 क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। बट रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होगा, जिसमें इक्विलिब्रियम अचीव होगा, कंसंट्रेशन कम होते होते कांस्टेंट हो जाएगी, चेंज आना बंद हो जाएगा। ठीक है, चेंज आना बंद हो जाएगा। ये ऐसे कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन आ जाएगी।
ठीक है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लेट्स से अगर स्टार्ट में जीरो थी तो ये बढ़ते बढ़ते स्ट्रेट लाइन अचीव हो जाएगी। ठीक है, तो हम कहेंगे कि जहां पे दोनों की कंसंट्रेशन में चेंज आना बंद हो गया कि आफ्टर दिस पर्टिकुलर टाइम, लेट्स से आफ्टर 20 सेकेंड और आफ्टर 30 सेकेंड, कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई। लेट्स से दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट या रिएक्टेंट। ठीक है, ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है और ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है। तो इसको हम ग्राफ से इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विल गेट कांस्टेंट। ये कांस्टेंट हो जाएंगी, और जब ये कांस्टेंट हो गई मतलब रिएक्शन देखने वाले के लिए स्टॉप हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हो जाएंगी। ठीक है, और इसके लिए आपको सिंपल ये ध्यान में रखना है कि इक्विलिब्रियम जब भी अचीव होगा इट मस्ट बी अचीव इन अ क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम में अचीव होगा। तो खैर ये तो हमने जो सिंपल डेफिनेशन की बात कर ली कि कोई भी केमिकल रिएक्शन व्हेन इट इज हैपनिंग इन अ क्लोज सिस्टम एंड इट इन्वॉल्व गैसेस। ठीक है, इफ अ केमिकल रिएक्शन इज हैपनिंग इन अ क्लोज सिस्टम एंड इट इन्वॉल्व गैसेस, तो अल्टीमेटली इट विल गो इनटू इक्विलिब्रियम। ठीक है, एंड दिस इज केमिकल इक्विलिब्रियम, ये हमने डिफाइन कर लिया। नाउ वंस अ रिएक्शन गोज इनटू इक्विलिब्रियम, तो फिर ये किसी काम का नहीं रहता, क्योंकि रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम में आ गया इसका मतलब अब कुछ भी बनना बंद हो चुका है, रिएक्शन स्टॉप हो चुका है, कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई है, कुछ नहीं बन रहा। तो अब अगर लेट्स से आपको अमोनिया गैस बनानी है, ठीक है, अगर आप ये रिएक्शन कर रहे हैं, नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन से एंड यू वांट टू मेक अमोनिया गैस, तो आप क्या चाहेंगे कि रिएक्शन कभी भी इक्विलिब्रियम में ना जाए, फॉरवर्ड रिएक्शन होता रहे। ठीक है, रिएक्शन जो है ये कंटिन्यूअसली फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही चलता रहे, ऐसा ही है। ठीक है, तो उसके लिए फिर हमें क्या करना होता है, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना होता है, और वहां पे फिर हमारे पास आ जाता है ली चैटलियर प्रिंसिपल। व्हाट इज ली चैटलियर प्रिंसिपल? ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि इफ अ चेंज इज मेड टू अ केमिकल रिएक्शन व्हिच इज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम, इफ a change is made to a chemical reaction, if a change is made to a chemical reaction, change क्या होगा कि आप कंसंट्रेशन चेंज कर देंगे, टेम्परेचर चेंज कर देंगे या प्रेशर चेंज करेंगे, वो भी हम देखते हैं। बट इफ अ चेंज इज मेड टू अ केमिकल रिएक्शन विच इज इन इक्विलिब्रियम, विच इज इन इक्विलिब्रियम कह दें या डायनामिक इक्विलिब्रियम कह दें, एक ही बात है। तो क्या होगा जब आप किसी भी सिस्टम पे, किसी भी रिएक्शन पे जो इक्विलिब्रियम में है और आप उस पर चेंज अप्लाई करते हैं, तो द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम will move in specific direction, in a specific direction to minimize the change, to minimize the change, यानी जो भी चेंज आप अप्लाई करेंगे, ठीक है, नाउ दैट चेंज कुड बी इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, चेंज क्या हो सकता है, क्या चेंज लेकर आएंगे आप, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, तो चेंज क्या हो सकता है, क्या चीज चेंज होगी, आइदर भी चेंज टेम्परेचर। ठीक है, आप टेम्परेचर को या तो इंक्रीज कर देंगे या डिक्रीज कर देंगे, और भी चेंज प्रेशर, इफ द रिएक्शन इन्वॉल्व गैसेस, तो या तो आप प्रेशर इंक्रीज कर देंगे या प्रेशर डिक्रीज कर देंगे। और थर्ड चेंज क्या हो सकता है, कंसंट्रेशन, अमाउंट, कंसंट्रेशन, या तो आप अमाउंट इंक्रीज कर देंगे या फिर अमाउंट डिक्रीज कर देंगे। तो दिस कुड बी द चेंज। ठीक है, इनमें से कोई भी चेंज आप अप्लाई करेंगे, तो टोटल कितने चेंज हो गए, ये 6 डिफरेंट चेंजेस हो गए। 6 चेंजेस हैं, 3 फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, बट 6 चेंजेस हैं। आइदर वी आर इंक्रीजिंग टेम्परेचर और वी आर डिक्रीजिंग टेम्परेचर, इंक्रीजिंग प्रेशर और डिक्रीजिंग प्रेशर, इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन और डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन। तो इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, the equilibrium will move in a specific direction to minimize the change। जो चेंज आपने अप्लाई किया है, सिस्टम उसको कम करने की कोशिश करेगा। लेट्स से आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, सिस्टम टेम्परेचर को डिक्रीज करेगा। कैसे डिक्रीज करेगा, रिएक्शन को या तो फॉरवर्ड मूव कराएगा या बैकवर्ड मूव कराएगा। यहां तक बात क्लियर है बेटा, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है?
ये हमने ली चैटलियर प्रिंसिपल को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, ये अक्सर डेफिनेशन आ जाती है, तो ये डेफिनेशन आपने इसी तरीके से ध्यान में रखनी है। हाँ जी, ये सबको क्लियर है, किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक है जी। तो हमने इसको एक्सप्लेन किया कि जी व्हेन इफ अ चेंज इज मेड टू अ केमिकल रिएक्शन व्हिच इज इन इक्विलिब्रियम, द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल मूव इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन टू मिनिमाइज द चेंज। जो भी आपने चेंज जब अप्लाई किया है उसको कम करने के लिए, उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए रिएक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है। अच्छा, अब पहले हम बात कर लेते हैं चेंज इन टेम्परेचर। पहला इफेक्ट क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो मैं सिंपल बात करूंगा यहाँ पे कि जब भी टेम्परेचर की बात होगी तो आपके पास जो भी केमिकल रिएक्शन है, लेट्स से नाइट्रोजन रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया गैस, तो इन सम वे या तो आपको डेल्टा एच मेंशन होगी या कोई और इंडिकेशन होगी, बट दे विल इंडिकेट इन द क्वेश्चन के वेदर इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो हम पहले ये बहुत बार बात कर चुके हैं कि अब डेल्टा एच इज नेगेटिव, दैट मीन्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा। मेरा ख्याल है ये सबको ही मालूम होगा। और अगर डेल्टा एच फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्सो है, इसका मतलब बैकवर्ड रिएक्शन की डेल्टा एच पॉजिटिव होगी। यानी अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड में एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड में क्या है? एंडोथर्मिक। ठीक है। तो अब अगर आप, मतलब दो ही काम हो सकते हैं, आइदर वे वी आर इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा? जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, लेट्स से कि ये सिस्टम है और आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे सिस्टम का, ठीक है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और आप इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, मान ले 400 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं, तो इक्विलिब्रियम जो है, यानी जो सिस्टम है, वो इस चेंज को, आपने चेंज क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, उस चेंज को मिनिमाइज करेगा। कैसे मिनिमाइज करेगा? बाय मूविंग इन दैट डायरेक्शन विच विल एब्सॉर्ब दैट एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये जो आपने 400 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया है, तो मतलब आपने एनर्जी दी है, तो सिस्टम एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। और जब एब्जॉर्ब करेगा तो इसका मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर, जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कौन सा रिएक्शन होगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। द रिएक्शन will move in that direction where endothermic reaction, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे endothermic backward है, तो on increasing temperature endothermic reaction favors because it absorb energy। ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, जो एनर्जी आपने बढ़ाई है, जो आपने टेम्परेचर बढ़ाया है, ये उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है। तो सिस्टम विल एब्जॉर्ब दैट एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, ताकि दोबारा इक्विलिब्रियम अचीव हो सके, मिनिमाइज करेगा। सेम ऐसे ही ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर, जब आप टेम्परेचर कम करेंगे, आपने 100 डिग्री था, आपने 50 डिग्री कर दिया, तो सिस्टम क्या करेगा? मिनिमाइज करेगा चेंज को, टेम्परेचर को दोबारा बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा? बाय रिलीजिंग एनर्जी। और कौन सा रिएक्शन एनर्जी रिलीज करता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जब आप टेम्परेचर कम करेंगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक फेवर्स। की वजह क्या है? इट रिलीजेस एनर्जी। ये क्या करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा, ताकि जो टेम्परेचर कम हुआ है वो दोबारा बढ़े, दोबारा इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो। तो टेम्परेचर का इफेक्ट आप ओ लेवल से ही पढ़ते आ रहे हैं, फिर दोबारा हमने इसको एक दफा देख लिया, तो मेरा ख्याल है ये सबको क्लियर होगा। हाँ जी, क्लियर है। जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, टेम्परेचर कम होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। क्लियर है सबको? इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? नेक्स्ट पॉइंट पे चलें। नेक्स्ट है प्रेशर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट फैक्टर है प्रेशर। तो प्रेशर, ये भी आई थिंक सबको ही क्लियर होगा पॉइंट, कि प्रेशर इट अफेक्ट्स ओनली दोज रिएक्शंस, अफेक्ट्स ओनली दोज रिएक्शंस वेयर गैस इज इन्वॉल्व। ठीक है जी, वेयर गैस इज इन्वॉल्व एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। प्रेशर का इफेक्ट सिर्फ तभी होगा जब गैस इन्वॉल्व हो, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस मस्ट बी अनइक्वल। दोनों साइड पर गैस के मोल्स क्या होने चाहिए? अनइक्वल होने चाहिए, बराबर नहीं होने चाहिए। बराबर होंगे तो प्रेशर का इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज जो भी इम्पैक्ट आएगा वो दोनों साइड्स पे इक्वल ही आएगा, तो वो नलीफाई हो जाएगा। ठीक है। तो प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा? ऑन इन, आपने लेट से चेंज अप्लाई किया, आपने चेंज
क्या किया कि इंक्रीज द प्रेशर। जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ाने पे क्या होगा, आपने चेंज क्या अप्लाई किया, आपने प्रेशर बढ़ाया, सिस्टम विल मिनिमाइज दिस चेंज बाय मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सिस्टम प्रेशर कम करेगा कैसे, बाय मूविंग इन दैट डायरेक्शन जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कम हो। जितने कम मोल्स होंगे उतनी कम कोलिजन होंगी, प्रेशर रिलीज होगा। तो इंक्रीज द प्रेशर, इक्विलिब्रियम शिफ्ट वेयर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस आर लेस। जहां पे गैस के मोल्स कम होंगे वहां शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, एक तरफ 2 मोल है, एक तरफ 4 मोल है, तो प्रेशर बढ़ाने पर सिस्टम वहां जाएगा जहां कम मोल होंगे, 2 मोल्स की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जितने कम मोल्स होंगे उतने कम पार्टिकल्स होंगे, उतनी कम कोलिजन होंगी, प्रेशर रिलीज होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, तो आपने चेंज किया, अप्लाई किया, प्रेशर बढ़ाया, सिस्टम प्रेशर को कम करेगा। ठीक है जी, सिस्टम जो है वो प्रेशर को कम करेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज द प्रेशर हमने देख लिया। नंबर 2, डिक्रीज द प्रेशर, डिक्रीज द प्रेशर। तो जब आप प्रेशर डिक्रीज करेंगे, ठीक है, प्रेशर डिक्रीज होगा दैट मीन्स के वॉल्यूम बढ़ेगा। सबको ये चीज क्लियर होगी, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो वॉल्यूम बढ़ेगा, जितना प्रेशर कम करेंगे सिस्टम प्रेशर को बढ़ाएगा बाय मूविंग इन दैट डायरेक्शन वेयर वी हैव मोर मोल्स ऑफ गैस। ज्यादा पार्टिकल्स होंगे, ज्यादा कोलिजन होंगे। तो डिक्रीज द प्रेशर, इक्विलिब्रियम शिफ्ट वेयर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस आर मोर, वेयर वी हैव मोर मोल्स ऑफ गैस, जहां ज्यादा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि वेन एवर वी इंक्रीज द प्रेशर सिस्टम मूव्स वेयर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस आर लेस। ठीक है, प्रेशर बढ़ाने पर पार्टिकल्स क्लोजर आ जाएंगे। डिक्रीज द प्रेशर, इक्विलिब्रियम शिफ्ट वेयर वी हैव मोर मोल्स ऑफ गैसेस, ताकि ज्यादा पार्टिकल्स बने, ज्यादा कोलिजन हो, तो वो जो चेंज है वो मिनिमाइज हो सके, प्रेशर दोबारा इंक्रीज हो सके। ठीक है जी, 2 फैक्टर्स हमने पढ़ लिए, सबको क्लियर है। लास्ट है कंसंट्रेशन या अमाउंट कह लें आप। ठीक है, कंसंट्रेशन, थर्ड फैक्टर है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन और अमाउंट, तो ये भी बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास एक तरफ रिएक्टेंट्स हैं विच आर इन इक्विलिब्रियम विद प्रोडक्ट। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली व्हेन वी इंक्रीज द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, लेट्स से अगर हम रिएक्टेंट्स का अमाउंट बढ़ाते हैं, आपने चेंज क्या अप्लाई किया, आपने रिएक्टेंट मजीद रिएक्टेंट्स ऐड कर दिए, तो सिस्टम इसको कम करेगा। कैसे कम करेगा, बाय मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ताकि रिएक्टेंट का अमाउंट कम हो, प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़े, दोबारा इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो। तो कंसंट्रेशन का इफेक्ट बड़ा सिंपल सा है, मैं एक ही लाइन में लिख देता हूँ। आइदर वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, या तो इसका अमाउंट बढ़ा दें रिएक्टेंट का, या प्रोडक्ट का अमाउंट कम कर दें। इसको कम कर दें तो इसको बढ़ाने के लिए ऑब्वियसली दोबारा फॉरवर्ड रिएक्शन ही होगा। तो इन बोथ द केसेस मोर फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट, इफ वी डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो सेम ही बात हो गई। इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, या तो इसका अमाउंट इंक्रीज कर दें, कि इसका रिएक्ट प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ा दें, या इसका अमाउंट कम कर दें, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम कर दें। तो इन बोथ केसेस बैकवर्ड रिएक्शन विल अकर। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कॉमन सेंस के, जितना आप प्रोडक्ट की अमाउंट को बढ़ाएंगे ऑब्वियसली इसको कम करने के लिए बैकवर्ड रिएक्शन होगा। सिस्टम के पास एक ही तरीका है प्रोडक्ट के अमाउंट को कम करने के, बाय डूइंग मोर बैकवर्ड रिएक्शन, ज्यादा बैकवर्ड रिएक्शन शुरू हो जाए। हाँ जी, क्लियर है ये पॉइंट, ये तीनों फैक्टर्स हमने डिस्कस कर लिए। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। और कैटलिस्ट का किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं होता पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे। कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कैटलिस्ट, ठीक है, तो कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कैटलिस्ट डज नॉट affect the
पोजीशन ऑफ। अच्छा बेटा, आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे ही मुझे क्वेश्चन शेयर कीजिएगा। ठीक है। कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं होगा। इट ओनली इफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट ऑफ रिएक्शन पे इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक है। चलें, ये तो हमने बात कर ली ली चैटलियर प्रिंसिपल की। ठीक है, उसके इफेक्ट्स की देख ली। इसको हम फिर इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बट अभी हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपने, which is how to write the expressions for equilibrium constant. Writing expressions for equilibrium constant in terms of Kc, और फिर आगे Kp की भी बात करेंगे। तो अब आई थिंक ये सबको मालूम है Kc क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है, इसको आप किस तरह से डिफाइन करते हैं, व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? Kc इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इसको हम डिफाइन किस तरह से करते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, केसी क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, यानी हम कह रहे हैं कि एट इक्विलिब्रियम जो है, एट इक्विलिब्रियम जो है वो, बेटा ये मैं लास्ट में ना पूरा पीडीएफ आप लोगों को शेयर कर दूंगा। ठीक है ना, तो अगर किसी का भी कुछ मिस हो गया तो वो मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, उसमें आप फिर देख लीजिएगा। ठीक है। अच्छा जी, तो इट इज द रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम यानी जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा, लेट्स हम कह रहे हैं कि हमारे पास ये रिएक्शन है, नाइट्रोजन रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया। तो एट इक्विलिब्रियम हमारे पास प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ अमाउंट होगा, एट इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट का कुछ ना कुछ अमाउंट होगा। तो इन दोनों अमाउंट्स का जो रेशो बनेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, ये भी कांस्टेंट है एट इक्विलिब्रियम, ये भी कांस्टेंट है, और एट इक्विलिब्रियम ये भी कांस्टेंट है। तो ये किसी भी टाइम की कंसंट्रेशंस का रेशो नहीं है। दिस इज द रेशो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम, बिकॉज एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशंस गेट कांस्टेंट। अब इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, तो अब जो रेशो आएगा ये फिक्स रहेगा, दैट्स व्हाई इट इज कांस्टेंट, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, ये चेंज होगा, सिर्फ कब चेंज होगा वो हम अभी चल के बात करते हैं। बट यानी कि नॉर्मली दिस विल ऑलवेज रिमेन सेम एंड दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट कांस्टेंट। तो Kc इज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इन दोनों का रेशो है। ठीक है, और कैसे लिखते हैं ये आप सबको मालूम है कि Kc वुड बी इक्वल टू, लेट्स से अगर मैं इस रिएक्शन के लिए लिखता हूँ, तो इट वुड बी कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया। कंसंट्रेशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट से शो करेंगे। ठीक है, और जो भी यहाँ नंबर ऑफ मोल्स हैं ये पावर में चले जाएंगे, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के क्योंकि 3 मोल्स हैं तो ये 3 मोल्स हो जाएगा। और Kc का जो यूनिट है वो फिक्स नहीं होता, बिकॉज कंसंट्रेशन का यूनिट क्या है? कंसंट्रेशन का यूनिट है मोल्स पर डीएम क्यूब। तो ये अमोनिया की कंसंट्रेशन मोल्स पर डीएम क्यूब स्क्वायर अपॉन नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन मोल्स पर डीएम क्यूब और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन मोल्स पर डीएम क्यूब, इसका क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो अब देख लें बेस सेम है। ठीक है, बेस सेम है, मोल्स पर डीएम क्यूब, मोल्स पर डीएम क्यूब, मोल्स पर डीएम क्यूब। तो यहाँ जो मल्टीप्लाई हो रही हैं ये पावर्स ऐड हो जाएंगी, और फिर जो रेशो में है ये कैंसिल आउट होंगी। तो ये बन जाएगा, दिस वुड बी 1 + 3 4, और 2 से 4 कैंसिल होगा, तो इट वुड बी 1/मोल्स पर डीएम क्यूब स्क्वायर। ठीक है, 1/मोल्स पर डीएम क्यूब स्क्वायर, और इसको फिर आप ऐसे, एक मिनट पे होल्ड करें।
अच्छा जी, तो 1/moles/dm³ एंड दैट वुड बी मोल -2 dm⁻⁶। ठीक है जी, ये यूनिट आ जाएगा जब आप इसको यहाँ से यहाँ ले जाएंगे, ऊपर न्यूमरेटर में ले आएंगे, तो पावर्स की साइन चेंज हो जाएगी। तो मोल -2 dm⁻⁶, ये आपका यूनिट बन जाएगा। तो केसी हैज नो फिक्स यूनिट, नो फिक्स यूनिट। ठीक है, इसका कोई फिक्स यूनिट नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन द एक्सप्रेशन, जो भी आप एक्सप्रेशन लिखेंगे वहीं से यूनिट लिखेगा। बाज़ औक़ात अगर दोनों तरफ, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पावर सेम है तो ऑब्वियसली फिर कोई यूनिट नहीं होगा। ठीक है, बट उसमें उसी केस में जब पावर्स सेम बनेगी। ठीक है, तो आई थिंक ये केसी की एक्सप्रेशंस जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां देखेंगे, बट फिलहाल ये आपको केसी की एक्सप्रेशन। अच्छा, केसी जो है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ये ध्यान में रखिए। केसी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो या कम करेंगे तो केसी की वैल्यू में चेंज आएगा। लेट्स से एक छोटी सी एग्जांपल ले लें, तो अगर हमारे पास यही रिएक्शन है, N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, और डेल्टा एच नेगेटिव है, यानी रिएक्शन एक्सोथर्मिक। ठीक है, अब फॉरवर्ड डेल्टा एच नेगेटिव है, इसका मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और बैकवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है। ठीक है, अब अगर आप टेम्परेचर, अब केसी की एक्सप्रेशन आपने लिख दी। नाउ अब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कौन सा रिएक्शन होगा? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इट फेवर्स एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एंडोथर्मिक रिएक्शन मीन्स के मोर बैकवर्ड रिएक्शन, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड। तो जब दोबारा इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ चुकी होगी, ये कम हो चुकी होगी। और क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में आती है, तो केसी की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, वी नो केसी इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो जब आपका इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा, तो इसका मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन केसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर ये कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो केसी की वैल्यू ड्रॉप करेगी। ठीक है, तो याद रखें, किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर टेम्परेचर के इफेक्ट से रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो उसका इम्पैक्ट केसी पे क्या आएगा कि ये कम होना शुरू हो जाएगी। और किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर टेम्परेचर के इफेक्ट से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, तो दैट मीन्स केसी की वैल्यू विल ऑल्सो इंक्रीज, ये भी बढ़ेगी। ठीक है, तो केसी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो उस पर फिर हम देखेंगे कि बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है या फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन होगा तो केसी की वैल्यू बढ़ेगी, अगर बैकवर्ड रिएक्शन होगा तो केसी की वैल्यू कम होगी। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? इसमें कोई कंफ्यूजन? हाँ जी, वो एक अंगूठा बना हुआ आता है, वो सब बना दिया करें तो मुझे पता लगे कि सबको समझ में आ गई ये बात। हाँ ऐसे। शाबाश। ठीक है जी, चले तो ये हमने बात कर ली कि हाउ टू राइट दी एक्सप्रेशन फॉर केसी, केसी की एक्सप्रेशन कैसे लिखनी है। और अच्छा, फिर इसी में हमारे पास एक और टर्म भी आ जाती है, केपी। ठीक है, केपी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? केसी आपने डिफाइन की, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, अब सपोज क्योंकि ये जो हेबर प्रोसेस है, ये इसमें सारी गैसेस इन्वॉल्व है, नाइट्रोजन भी गैस है, N2 गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, और अमोनिया भी गैस है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, क्योंकि सारी गैसेस इन्वॉल्व हैं, तो गैसेस के लिए बजाय हम इसके कि इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम लिखे, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर जो है वो ज्यादा इजी हो जाता है। गैस के लिए हमें प्रेशर कैलकुलेट करना ज्यादा आसान होगा। तो केपी की हम बात करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, केपी। केपी क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। और केपी की एक्सप्रेशन किस तरह से बनेगी?
Kp is equals to constant, sorry, partial pressure of product upon partial pressure of reactant। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। तो जिसको हम फिर यहाँ देखते हैं, जैसे ये गैस है अमोनिया, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया और जो भी इसके मोल्स हैं ये स्क्वायर में आ जाएंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये क्यू, ये इक्वेशन बन जाएगी। अब ये एटमॉस्फेयर्स में गिवन है तो सब एटमॉस्फेयर्स में होंगे, पास्कल्स में है तो सब पास्कल्स में होंगे। ठीक है, वो आप यूनिट को फिर देख लेंगे जो भी वैल्यूज गिवन होंगी। बट ये इस तरह से आप केपी की वैल्यू लिखेंगे, केपी इज इक्वल टू, अच्छा पार्शियल प्रेशर क्या, पार्शियल प्रेशर होता क्या है, व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? पार्शियल प्रेशर है क्या कि इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ सर्टेन गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। यानी आपके पास एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है, जैसे ये एक सिस्टम है, इसमें गैस ए है, गैस बी है, गैस सी है, गैस डी है। तो ये सारी गैसेस मिलकर प्रेशर एक्सर्ट कर रही हैं, एंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए will be called partial pressure of A. The pressure exerted by B will be called partial pressure of B. टोटल प्रेशर का वो हिस्सा जो बी के पार्टिकल्स एक्सर्ट कर रहे हैं, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। और टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा, ए प्लस सी प्लस बी प्लस डी, सबको ऐड कर लें। तो पार्शियल प्रेशर क्या है, इट इज दी प्रेशर एक्सर्टेड, इट इज दी प्रेशर exerted exerted by a certain gas in a mixture of gas। तो क्योंकि इक्विलिब्रियम भी मिक्सचर ऑफ गैसेस ही होता है, वहां पे भी रिएक्शन एक तरह से स्टॉप ही हो चुका होता है, तो आप उसको पार्शियल प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, वहां पे ये कॉन्सेप्ट अप्लाई हो सकता है। तो हाउ टू कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, लेट्स से दिस विल बी कैलकुलेटेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। ये कहलाता है मोल फ्रैक्शन, दिस इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। क्या आपने किसी भी गैस के मोल्स को टोटल मोल से डिवाइड कर दिया, दिस इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन को हमने मल्टीप्लाई कर देना होता है पी टोटल, टोटल प्रेशर से। तो यहां से हमारे पास पार्शियल प्रेशर आ जाता है। ठीक है, और यहां से एक और कॉन्सेप्ट भी आ जाता है कि एन नंबर ऑफ मोल्स, एन टोटल अपॉन पी टोटल विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। ऐसा ही है। ठीक है, ये एक और रेशो आपके पास आ जाता है कि ये रेशो हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, और ये आपके पास, दिस इज हाउ वी कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये पार्शियल प्रेशर की एक्सप्रेशन हमने देख ली किस तरह से लिखनी है, और पार्शियल प्रेशर आपने किस तरह से कैलकुलेट करना है वो भी हमने बात कर ली। तो आई थिंक ये सबको क्लियर होगा। ठीक है, आगे हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और चीजें क्लियर होंगी। फिलहाल तो जस्ट मैं सिर्फ थ्योरी की बात करता जा रहा हूँ। ठीक है, तो हमने केसी की बात कर ली, एक्सप्रेशन कैसे लिखनी है, केपी की बात कर ली, एक्सप्रेशन कैसे करनी है। ठीक है, उसके बाद केसी और केपी का रिलेशन जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं जरा थोड़ा सा पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस के ऊपर, क्योंकि देखें, अच्छा एक और चीज मैं पहले पास्ट पेपर्स में जाने से पहले एक और चीज डिस्कस करूंगा। वो एसिड बेस वाला जो पार्ट है ना, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसके पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे। एक और चीज पहले हम, एक मिनट बेटा जरा होल्ड कीजिएगा। अच्छा, दो एप्लीकेशंस हैं हमारे जो इक्विलिब्रियम की, उनकी कंडीशंस को हम एक दफा डिस्कस कर लेते हैं, फिर पास्ट पेपर्स पे जाएंगे। हेबर प्रोसेस, जिसकी हम बार बार एग्जांपल लिख रहे हैं, हेबर प्रोसेस, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, जिसमें नाइट्रोजन रिएक्ट करता है हाइड्रोजन से टू गिव अमोनिया गैस NH3। ठीक है, नाइट्रोजन रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया गैस। और इसमें हमारे पास जो कंडीशंस हैं, टेम्परेचर 400 to 450,
ठीक है। डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव है, तो ऑल दो रिएक्शन डेल्टा एच नेगेटिव है, बट स्टिल हाई टेम्परेचर रखा जाता है। आपको उसकी वजह मालूम है कि अगर हम टेम्परेचर लो करते हैं, ऑल दो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इट फेवर्स लो टेम्परेचर, बट स्टिल वी आर डूइंग द रिएक्शन एट हाई टेम्परेचर। उसकी वजह क्या है? बिकॉज दिस गिव्स हाई शील्ड, सॉरी हाई रेट। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ जाता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जब बढ़ेगा, स्पीड ऑफ रिएक्शन जब बढ़ेगी, तो अल्टीमेटली यील्ड भी बढ़ेगा। आपको ज्यादा आउटपुट मिलेगा, जितना तेज रिएक्शन होगा तो यील्ड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ठीक है। तो आप रेट ऑफ रिएक्शन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। प्रेशर, क्योंकि वी आर मूविंग टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन वेयर वी हैव 2 मोल्स ऑफ गैस, रिएक्टेंट साइड पर 4 मोल्स हैं। तो दैट मीन्स कि अगर आपको लेस मोल्स की तरफ जाना है तो हाई प्रेशर, तो अराउंड 200 एटमॉस्फेयर जो है वो रखा जाता है, नॉर्मल प्रेशर से 200 टाइम्स ज्यादा। और कैटलिस्ट यूज करते हैं अगेन टू स्पीड अप द रिएक्शन, एंड दिस इज आयरन। ठीक है, आयरन विल बी यूज्ड एज कैटलिस्ट। तो ये हेबर प्रोसेस की कंडीशंस है। इसमें अमोनिया गैस जो है वो बन रही होती है। और अच्छा, फिर आप यील्ड कैसे बढ़ा रहे होते हैं कि आप कंटिन्यूसली अमोनिया को जो है वो ड्रेन आउट करते रहते हैं, क्योंकि इसका टेम्परेचर कम होता है, सॉरी इसका जो कंडेंसेशन पॉइंट है, जब आप तीनों गैसेस के मिक्सचर को ठंडा करेंगे तो अमोनिया सबसे पहले कंडेंस हो जाती है। यानी मान लें, एक थोड़ा सा समझाने के लिए एक बेसिक सी डायग्राम बनाता हूँ मैं यहाँ पे। मान लें ये हमारा रिएक्शन चैम्बर है, इसमें रिएक्शन हो रहा है। यहाँ नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन से और अमोनिया गैस बन रहा है। बट क्योंकि आप हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन कर रहे हैं, तकरीबन 400 से 450 पे, तो कुछ बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है। यानी आप यूँ कह दें कि सारा का सारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट नहीं हो रहा, 40% या 50% कन्वर्ट हो रहा होगा। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं कि यानी हर वक्त यहाँ पे एक मिक्सचर मौजूद होता है तीनों गैसेस का। तो आप इस मिक्सचर को यहाँ से वे आउट देते हैं, इसको एक कूलिंग चैम्बर में लेके जाते हैं। ठीक है, यहाँ एक कूलिंग चैम्बर बना दिया जाता है, और उस कूलिंग चैम्बर का जो टेम्परेचर होता है वो अमोनिया के कंडेंसेशन पॉइंट जितना होता है। यानी यहाँ पे ये क्या है, दिस इज कूलिंग चैम्बर, और यहाँ पे गैसेस को ठंडा किया जाता है, तो अमोनिया क्या हो जाती है, लिक्विफाई हो जाती है। अमोनिया लिक्विफाई। तो यहाँ पे वो कंसंट्रेशन वाला कॉन्सेप्ट भी हो जाता है कि आपने अमोनिया को अलग कर लिया, और बाकी की जो दोनों गैसेस हैं उनको दोबारा से आप रिएक्शन चैम्बर में फेंक देते हैं। ठीक है, ये दोनों गैसेस यहाँ वापस आओ। अब ये मतलब बिल्कुल बेसिक सी डायग्राम है, आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने इस तरह से बनाई है। ठीक है, तो ये इस तरह से ये गैसेस वापस आती हैं, फिर रिएक्ट करती हैं, मजीद अमोनिया गैस बनाती हैं। तो ये एक साइकिल चलता रहता है। ठीक है, ये हेबर प्रोसेस है। समझ आइए बात? ठीक है जी, क्लियर है ये? अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है कॉन्टेक्ट प्रोसेस। अगली जो एप्लीकेशन है कॉन्टेक्ट प्रोसेस। कॉन्टेक्ट प्रोसेस क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। पहले स्टेप में सल्फर रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। ये रिएक्शन वन होता है, स्टेप वन। फिर स्टेप टू में सल्फर डाइऑक्साइड ये फर्दर रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है 2SO3। वो आपको याद होगा, अभी हम क्या कहते हैं इसमें, हेलोजिनो अल्केन्स को पढ़ रहे थे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ये सबसे स्लो स्टेप होता है। इसमें टाइम लग रहा होता है क्योंकि ये रिवर्सिबल है। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड स्टेप होता है उसमें आप सल्फर ट्राइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड से ही रिएक्ट कराते हैं। ये साइकिल में प्रोसेस चल रहा होता है, प्रिपेयर्ड सल्फ्यूरिक एसिड होता है, और ये कन्वर्ट होता है किसमें, ओलियम में, H2S2O7 ओलियम बनता है। ये भी ऑयली लिक्विड होता है। फिर ओलियम को वाटर में डिजोल्व करते हैं, H2S2O7 dissolve in water, and this gives us 2H2SO4। तो एक मोल जो आपने यूज किया था स्टेप थ्री में, वो आपको यहाँ वापस मिल जाता है, और एक मोल आपकी प्रोडक्ट होती है। और ये ऐसे साइकिल चलता रहता है। ठीक है, अब इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है रिएक्शन नंबर टू। रिएक्शन टू जो है वो इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो कुछ भी करके आपको इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में रखना होता है कि मुसलसल सल्फर ट्राइऑक्साइड बनती रहे। एंड डेल्टा एच इसकी भी नेगेटिव ही होती है, तो ये भी एक्सोथर्मिक है। ठीक है, तो यहाँ कंडीशन क्या है, कंडीशंस फॉर स्टेप टू, टेम्परेचर
अगेन 450 टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। प्रेशर, अच्छा, वैसे यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स गैस के कम है, 2 मोल्स हैं। रिएक्टेंट साइड पर 3 मोल्स हैं। तो हाई प्रेशर होना चाहिए, बट लो प्रेशर पे ही आपको इनफ यील्ड मिल रहा होता है। तो नॉर्मली 1 to 10 एटमॉस्फेयर के दरमियान ही कोई वैल्यू रखी जाती है। उसकी वजह क्या होती है कि लो प्रेशर गिव्स इनफ यील्ड, गिव्स इनफ यील्ड। लो प्रेशर पे ही आपको इनफ यील्ड मिल रहा होता है, तो हमें जरूरत नहीं पड़ती हाई प्रेशर की। आरडीएस मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, वो स्टेप जो सबसे स्लो स्टेप होता है ना, उसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहाँ लिखा है मैंने, हाँ ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, आरडीएस। ठीक है, और ये स्लो स्टेप होता है, सबसे स्लो स्टेप होता है, तो हमें इसको जो है वो इस पे नजर रखनी पड़ती है कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होता है। ठीक है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन कराना होता है। तो उसके लिए टेम्परेचर 450 रखा जाता है, ताकि ऑल्दो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, बट स्टिल रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने के लिए मॉडरेट टेम्परेचर रखते हैं। प्रेशर 1 to 10 एटीएम, उसकी वजह क्या है, क्योंकि लो प्रेशर पे ही गिव्स इनफ यील्ड। तो अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो यील्ड तो बढ़ता है, बट कॉस्ट भी बढ़ती है, खर्चा भी बढ़ता है। तो खर्चा मिनिमम रखने के लिए 1 to 10 पे ही आपको मिल रहा होता है। ठीक है, और कैटलिस्ट यूज करते हैं इसमें V2O5, वेनेडियम पेंटॉक्साइड, V2O5 विल बी यूज्ड एज कैटलिस्ट। तो ये दो प्रोसेस है, एवर प्रोसेस और कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ठीक है, ये ध्यान में रखना। चलें जी, ये इक्विलिब्रियम की हमने थ्योरी सारी डिस्कस कर ली है। अब अगर आप बोले तो मैं पास पेपर भी अभी सॉल्व करूं, और बोले तो फिर हम बाद में क्लास रखें, जैसे बोले। हिम्मत है तो अभी पास पेपर करते हैं। अच्छा जी, ये कुछ P1 के क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने निकाले थे अभी रिसेंट ईयर्स में से, 2024 में जितने भी P1 में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम के वो हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर देखेंगे, हिम्मत हुई तो P2 भी देख लेंगे। फिलहाल पहले P1 सॉल्व करते हैं। एन अल्कोहल ROH reacts reversibly with ethanoic acid टू प्रोड्यूस एन ईस्टर। ठीक है, अल्कोहल है, ROH रिएक्ट कर रहा है, बन रहा है, वाटर बन रहा है, स्टैरिफिकेशन है। स्टैरिफिकेशन इज रिवर्सिबल रिएक्शन। 3 moles of ROH, 2 moles of ethanoic acid and 1 mole of water are mixed together. At equilibrium 1.5 moles of ये जो ईस्टर है ये बना है। What is the value of equilibrium constant Kc for this reaction? Kc की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम इसको यहाँ से उठा लेंगे। चलो जी, ये सवाल आ गया है। तो अब हमारे पास क्या है, 3 मोल्स, इनिशियल मोल्स इन्होंने हमें दे दिए, यानी मैं अगर इसको सिंपल आप अपने पास भी सॉल्व करें, मैं डायरेक्ट यहाँ पे जिनको प्रॉब्लम है उनको यहीं पे सॉल्व करता हूँ। तो ये हमारी क्वेश्चन है, ROH प्लस CH3COOH gives CH3COOR प्लस H2O। ठीक है, 3 moles of ROH, तो ये इनिशियल मोल्स इन्होंने हमें दिए कि 3 moles of ROH and 2 moles of ethanoic acid and 1 mole of water, 1 mole of water are mixed together। Mixed together मतलब ये इनिशियल मोल्स है। ठीक है, ये इनिशियल मोल्स है। एट इक्विलिब्रियम 1.5 मोल्स ऑफ दिस ईस्टर इज फॉर्म। तो ये तो होगा इनिशियल मोल्स। और एट इक्विलिब्रियम ईस्टर के मोल्स कितने बने, ईस्टर के मोल्स बने हैं 1.5 मोल्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केसी की वैल्यू निकालनी है आपने। तो अब केसी किसके बराबर होगा, केसी वुड बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOR, concentration of water upon concentration of ROH into concentration of CH3COOH। ठीक है, तो हमें ये इक्विलिब्रियम वाले हैं। अब इक्विलिब्रियम पे हमें सिर्फ ईस्टर की कंसंट्रेशन मालूम है। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम, सॉरी, मोल्स मालूम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो बाकी सब के मोल्स निकालेंगे। तो अब देखें, अगर ये आपके पास 1.5 मोल बना है, अगर ईस्टर 1.5 मोल बना है, तो ईस्टर का और अल्कोहल का रेशो क्या है, 1:1 का रेशो। यानी ये जितना बना है ये उतना कंज्यूम हुआ होगा। तो अगर ये 1.5 मोल बन रहा है, तो अल्कोहल 1.5 मोल यू कंज्यूम हो गया होगा। ठीक है, बिकॉज वी हैव 1:1 रेशो। ये बात समझ आ रही है ना बेटा सबको, कि अगर ईस्टर 1.5 मोल बन रहा है, इसका मतलब अल्कोहल का रेशो क्या है, यहाँ कितने मोल है, 1 मोल, और ये कितने, 1 मोल। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ अल्कोहल विल गिव 1 मोल ऑफ ईस्टर। तो अगर 1.5 मोल बना है तो मतलब ये कितना यूज हुआ है, 1.5 मोल।
ठीक है, तो दैट मीन्स वी कैन से कि अल्कोहल कितना यूज हुआ है, 1.5 मोर यूज टू रीच इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तक आने में इतना यूज हो गया होगा। अब स्टार्ट में कितना था, 3। तो 3 में से अगर 1.5 यूज हो गया तो पीछे बचा कितना, 1.5। दिस इज एट इक्विलिब्रियम। और क्योंकि अल्कोहल का और एसिड का रेशो सेम है, 1:1 का रेशो, तो मतलब जितना ये यूज होगा ये भी उतना यूज होगा। तो अगर ये 1.5 यूज हुआ है तो ये भी कितना यूज हुआ होगा, ये भी 1.5। तो ये कितना बच गया, ये स्टार्ट में था 2, तो 2 - 1.5, यानी ये कितना बच गया, ये बच गया 0.5। हाँ जी, यहाँ तक सबको क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? जी, सबको क्लियर है? ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब आप देखें, अगर क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो ईस्टर है ये जीरो, स्टार्ट में जीरो था और 1.5 मोल बना है, और ईस्टर का और वाटर का रेशो 1:1 का है। तो अगर ईस्टर 1.5 मोल बना है, 1.5 मोल बना है, तो वाटर भी 1.5 मोल, और ये स्टार्ट में ही 1 था। तो इसका मतलब ये एट इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा, 1 प्लस इसमें ऐड होगा, क्योंकि ये बन रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है ना। तो 1 तो ये स्टार्ट में ही था, 1.5 और बन गया, टोटल कितना हो गया, 2.5। तो एट इक्विलिब्रियम वी वुड हैव 2.5 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें वॉल्यूम निकालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दोनों साइड पर नंबर ऑफ मोल सेम है। इधर रिएक्टेंट साइड पर 2 मोल है, प्रोडक्ट साइड पर 2 मोल है, दोनों साइड पर नंबर ऑफ मोल सेम है। तो आप, तो वॉल्यूम वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट मोल्स पुट कर सकते हैं। तो वी हैव 1.5 मोल्स ऑफ ईस्टर, 2.5 मोल्स ऑफ वाटर, 1.5 मोल्स ऑफ अल्कोहल, एंड 0.5 मोल्स ऑफ एसिड। हाँ जी, ये क्लियर है सबको? ठीक है जी, वाटर के मोल्स। तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है? फाइनल आंसर क्या आ रहा है, मुझे बताएं जरा, सॉल्व करके, कैलकुलेटर नहीं बता। 5। 5 मतलब ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ठीक है, 5 आंसर आ गया। ठीक है जी, तो ये डी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्राफ कैन बी ड्रॉन टू शो द परसेंटेज ऑफ अमोनिया at equilibrium when nitrogen and hydrogen are mixed at different temperature and pressure। तो यहाँ 4 ग्राफ दिए गए हैं जिसमें अमोनिया की परसेंटेज जो है वो दिखाई जा रही है एट इक्विलिब्रियम when nitrogen and hydrogen are mixed at different temperature and pressure। Which diagram correctly represent these two graphs? ठीक है, which diagram correctly represent these two graphs। हाँ जी, अब इसमें देखें ग्राफ ए में क्या हो रहा है, पहले तो थोड़ा ग्राफ को समझे जरा। वाई एक्सिस पे क्या है, परसेंटेज ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम, और एक्स एक्सिस पे प्रेशर है, मतलब प्रेशर बढ़ रहा है। तो जब प्रेशर बढ़ेगा तो हमें पता है कि यील्ड बढ़ेगा अमोनिया का। ठीक है, और दूसरी तरफ हमें 2 ग्राफ दिए गए, एक 400 पर और एक 500 पर। तो जितना आप प्रेशर बढ़ाएंगे, इसका मतलब कि परसेंटेज ऑफ अमोनिया इक्विलिब्रियम बढ़ेगी। तो इसका मतलब ए भी नहीं हो सकता, क्योंकि ए में आप देखें जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है परसेंटेज ऑफ अमोनिया गिरती जा रही है। तो ए तो नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता, इसमें भी गिर रही है। अब या तो आंसर सी है या डी है। इंक्रीजिंग प्रेशर के साथ, इंक्रीजिंग प्रेशर के साथ जो परसेंटेज ऑफ अमोनिया है एट इक्विलिब्रियम वो बढ़नी चाहिए। ठीक है, और हमने भी पढ़ा था कि ये जो रिएक्शन है N2 + 3H2 गिव्स अमोनिया, दिस इज डेल्टा एच इज नेगेटिव। तो जितना टेम्परेचर कम होगा उतना आपको ज्यादा यील्ड मिलेगा। ठीक है, तो लो टेम्परेचर विल गिव मोर यील्ड। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ अमोनिया बढ़ेगी एट लो टेम्परेचर, 400 पे ज्यादा यील्ड मिलेगा। हाई प्रेशर, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। तो हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर कहाँ पे, 4, यानी ये जो ऑप्शन डी है इसमें आप देखें हाई टेम्परेचर पे आप, सॉरी, लो टेम्परेचर पे ज्यादा यील्ड मिल रहा है, 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा? जी।
बाकी सबका क्या ख्याल है? ठीक है। जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे, तो क्योंकि अमोनिया वाली साइड पर नंबर ऑफ मोल्स कम है, तो जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना ज्यादा अमोनिया की परसेंटेज बढ़ेगी एट इक्विलिब्रियम। ठीक है। तो हमें हाई प्रेशर पे परसेंटेज बढ़नी थी, तो ऑप्शन सी ये डी हो सकता था। प्लस लो टेम्परेचर जो है, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो जितना लो टेम्परेचर रखेंगे उतनी ज्यादा परसेंटेज अमोनिया की बढ़ेगी। तो 400 नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पढ़े आप इसको जरा एक मिनट। जी, तो थर्ड क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस अगेंस्ट टाइम इज मेजर्ड इन टू एक्सपेरिमेंट्स। द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस अगेंस्ट टाइम, वाई एक्सिस पे वॉल्यूम ऑफ अमोनिया है, एक्स एक्सिस पे टाइम है। दो एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। इन एक्सपेरिमेंट वन, 3 moles of hydrogen and 1 mole of nitrogen react together at 45 डिग्री सेंटीग्रेड and a pressure of 200 atmospheres। ठीक है। एक्सपेरिमेंट वन में 3 moles of hydrogen, 1 mole of nitrogen react together at 45 डिग्री सेंटीग्रेड, 45 डिग्री पे रिएक्शन हो रहा है, एंड अ प्रेशर ऑफ 200 atm, 200 atm। A graph showing the volume of ammonia produced against time is plotted. Experiment 2 is then performed. Experiment 2 differs from experiment 1 in one condition only। यानी 2 और 1 में सिर्फ एक कंडीशन का फर्क है, वो या तो टेम्परेचर की है या प्रेशर की है। अब अगर आप दोनों ग्राफ में, हमें क्या बताना है, हाउ डज एक्सपेरिमेंट 2 डिफर फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1। अब अगर आप दोनों ग्राफ को देखें, तो एक्सपेरिमेंट 2 में एक तो वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस कम हो गया है। ठीक है, इसमें ज्यादा बन रहा है, में इतना बन रहा है और यहाँ पे कम बन रहा है। तो एक तो पहली बात, वॉल्यूम कम हो गया है। दूसरा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया है। ये देखें आप, जो स्लोप होगा ग्राफ का, वॉल्यूम टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो रेट ऑफ रिएक्शन है। तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया, ज्यादा स्लोप है। इसका मतलब रेट बढ़ा है बट अमाउंट कम हुआ है। तो एन आयरन कैटलिस्ट इज प्रेजेंट इन एक्सपेरिमेंट 2। तो कैटलिस्ट यूज करने से रेट तो बढ़ेगा, रेट इंक्रीज करेगा, बट उससे अमाउंट पे फर्क आना नहीं चाहिए। तो इसका मतलब ए नहीं हो सकता, कैटलिस्ट अमाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। 2 moles ऑफ हीलियम गैस इज प्रेजेंट इन द रिएक्शन मिक्सचर इन एक्सपेरिमेंट 2। एक्सपेरिमेंट 2 में आपने हीलियम गैस ऐड कर दिए, तो उससे रेट पे कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। अब प्रेशर ऑफ 250 atm इज यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट 2। तो जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे, तो ये तो हमें पता है यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कम है, तो प्रेशर बढ़ाने से तो और ज्यादा फॉरवर्ड जाएगा, तो प्रेशर बढ़ाने से तो ज्यादा बनना चाहिए, या तो कम बन रहा है, वॉल्यूम कम हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता। टेम्परेचर ऑफ 600 डिग्री इज यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट। जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो क्योंकि डेल्टा एच नेगेटिव है, टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, बट टेम्परेचर बढ़ाने से रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ाने से, व्हेन इंक्रीज टेम्परेचर, रेट भी बढ़ेगा। तो ऑप्शन डी, यस, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो गया। ठीक है, वॉल्यूम कम हो गया बिकॉज बैकवर्ड रिएक्शन हुआ, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, बट रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी आंसर। समझ आइए बात? हाँ जी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, विच रिएक्शन हैज एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp दैट हैज नो यूनिट। चलिए, बड़ा आसान सा सवाल है, नो यूनिट जिसमें नंबर ऑफ मोल्स दोनों तरफ सेम होंगे। तो ए ही है यहाँ पे, रिएक्शन रिएक्टेंट साइड पर 2 मोल है, प्रोडक्ट साइड पर भी 2 मोल है, तो इसमें कोई यूनिट नहीं होगा। बाकी सब में देख लें, बाकी सब में इधर 4 मोल है, इधर 2 मोल है, 2 मोल है, इधर 1 मोल है, या 3 मोल है या 2 मोल है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड इंडस्ट्रियली फ्रॉम मीथेन एज शोन इन द रिएक्शन। हाइड्रोजन बनाई जाती है इंडस्ट्रीज में फ्रॉम मीथेन, इस रिएक्शन के थ्रू, डेल्टा एच पॉजिटिव है। विच कंडीशन गिव द हाइएस्ट यील्ड ऑफ हाइड्रोजन एट इक्विलिब्रियम। प्रेशर।
यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 4। और यहाँ नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2। तो मोर मोल्स की तरफ जाना है, तो इसका मतलब क्या करना होगा, लो प्रेशर करना होगा। तो प्रेशर लो, प्रेशर की कंडीशन क्या होगी, लो। डेल्टा एच पॉजिटिव है, टेम्परेचर हाई। तो लो और हाई यानी कि ऑप्शन ए, 5 का ए, 5 का ए हो जाएगा। हाँ जी बेटा, सबको क्लियर है? ये ली चैटलियर प्रिंसिपल की एप्लीकेशन है, इससे आसान सवाल तो मिलेंगे नहीं आपको। 5 का ए क्लियर है सबको? ठीक है जी। 6, गैस एक्स डिसोशिएट्स ऑन हीटिंग टू सेट अप द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम। गैस एक्स है, ये डिसोशिएट हो रही है किसमें, वाई और जेड में। गैस एक्स डिसोशिएट इनटू वाई एंड जेड। A quantity of gas X is heated at constant pressure P। ठीक है, गैस X को आपने हीट किया कांस्टेंट प्रेशर P पे एट अ सर्टेन टेम्परेचर। द इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस X इज फाउंड टू बी 1/7 P। ठीक है, इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस X कितना है, 1/7 P। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp एट दिस टेम्परेचर? व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp एट दिस टेम्परेचर? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, यानी इसको हम यहाँ से उठा देते हैं। हाँ जी, अब इसमें क्या है, हमारे पास रिएक्शन है एक्स गिव्स वाई एंड जेड। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ गैस एक्स इज हीटेड एट अ कांस्टेंट प्रेशर पी। ठीक है, प्रेशर कितना था, पी, एट अ सर्टेन टेम्परेचर। द इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एक्स इज फाउंड टू बी, एट इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर कितना है, 1/7 पी। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पी एट दिस टेम्परेचर? ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर है 1/7, और स्टार्ट कहाँ से हुआ था, स्टार्ट हुआ था पी से, टोटल प्रेशर पी था। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर कितना है, 1/7। तो इसका मतलब ये, अब पहले तो हमें ये निकालना होगा कि वाई का पार्शियल प्रेशर कितना है और जेड का पार्शियल प्रेशर कितना है। हम कैसे देखेंगे, सिंपल, अगर हम यहाँ पे देखें, जो है वो स्टार्ट कहाँ से हुआ, टोटल प्रेशर था पी, और एट पार्शियल प्रेशर इसका कितना रहेगा, कह सकते हैं कि यूज कितना हुआ होगा, या कितना कन्वर्ट हो गया वाई और जेड में। ठीक है ना, क्योंकि कम हुआ है, तो वाई और जेड में कितना कन्वर्ट हुआ होगा, दैट वुड बी 1 - 1/7। ठीक है, पी आपने कॉमन ले लिया, तो ये 1 - 1/7, तो 7, 7 - 1 दैट इज 6/7। तो ये तो आ गया, दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ पी रिड्यूस्ड। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे देखें, तो वाई और जेड का रेशो 1:1 का है, यानी ये आपने दोनों में इक्वल हाफ में इसको डिवाइड कर देना, तो ये हो जाएगा 3/7, और ये भी 3/7। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो वही 6/7 आ जाएगा। ये आ गया आपके पास पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। हाँ जी, क्या चीज नहीं समझ में आई बेटा? भाई देखे ना, यहाँ पे हमें इन दोनों को, यानी ये टोटल प्रेशर सेम रखना है ना, हमें दोनों का सम ऑफ पार्शियल प्रेशर मस्ट बी इक्वल टू 1। सम ऑफ पार्शियल प्रेशर जो है, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर मस्ट बी इक्वल टू 1। आ रही बात समझ में? ठीक है, पार्शियल प्रेशर का सम जो है वो 1 के बराबर होगा। तो अगर आपके पास स्टार्टिंग प्रेशर था पी, और एक्स का प्रेशर जो है वो 1/7 रह गया है एट इक्विलिब्रियम, तो इसका मतलब इन दोनों का मिला के प्रेशर जो है वो 6/7 के इक्वल है। समझ आ रही है बात? हाँ जी, ये सबको क्लियर है? ठीक है, स्टार्टिंग प्रेशर पी था, और टोटल कम होके कितना रह गया, 1/7। इसका मतलब वाई और जेड का प्रेशर ऐड होके 6/7 के इक्वल होगा। तो हमने, क्योंकि दोनों का रेशो 1:1 का है, तो हमने इक्वली डिवाइड कर दिया, तो 3/7, 3/7 हो गया। तो ये हमारे पास पार्शियल प्रेशर आ गया। अब तीनों को आप अब इक्वेशन बना लें।
Kp is equals to partial pressure of y, sorry, partial pressure of y, partial pressure of z अपॉन partial pressure of x। तो ये क्या हो जाएगा, 3/7 इंटू 3/7 का स्क्वायर, 3/7 अपॉन 1/7। तो क्या हो जाएगा, 9/49 इंटू 7/1। तो ये हो जाएगा 9/7, 9/7 पी। ठीक है, कि जो आपने कॉमन लिया वो तो पी। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, के पी की वैल्यू क्या आएगी, 9/7 पी। हाँ जी, क्लियर है ये, समझ आई ये बात। ठीक है जी, सबको क्लियर है। क्या कह रहे हैं भाई, एक्स भी तो सेम रेशो से रिएक्ट कर रहा है, तो मतलब जितना एक्स यूज हुआ है उतना वाई भी यूज हो और उतना ही जेड यूज होगा। बेटा ये मोल्स नहीं है ना, ये पार्ट, ये मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, इसको आप समझो, ये मोल फ्रैक्शन है। ये जो आपके पास 1/7 पी है, ये मोल फ्रैक्शन है किसका, एक्स का मोल फ्रैक्शन है। यानी टोटल मोल्स कितने थे, 1। ठीक है, आप कह रहे हैं एट इक्विलिब्रियम फ्रैक्शन कितना रह गया, 1/7, 1/7 पी और जेड। ठीक है, तो आपके पास आगे जो है वो 6/7 हो गया ना, क्योंकि हम कह रहे हैं कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन जो है वो 1 के बराबर होना चाहिए। आ रही है आपको बात समझ में, ये मोल्स नहीं है। पार्शियल प्रेशर जो है वो मोल फ्रैक्शंस का रेशो है ना। तो अगर एक्स का मोल फ्रैक्शन 1/7 है, क्योंकि 1:1 का रेशो है ना बेटा, 1:1 का रेशो है। ठीक है, वाई और जेड का रेशो 1:1 का है। तो इसका मतलब जो जितना वाई बना होगा, जितना वाई यूज होगा उतना ही जो है, जितना वाई बनेगा उतना ही जेड बनेगा। ठीक है, और क्योंकि ये 1/7 यूज हुआ है, तो बाकी का जो मोल फ्रैक्शन है वो इनमें इक्वली डिवाइड हो गया है। ये देख ले बेटा। ठीक है, आप क्वेश्चन को यहाँ से देखिए ना, क्या कह रहे हैं, क्वांटिटी ऑफ गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर पी एट अ कांस्टेंट। यानी टोटल प्रेशर कितना था, टोटल प्रेशर है पी, टोटल प्रेशर कितना है पी। ठीक है, एट अ सर्टेन टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एक्स इज फाउंड टू बी 1/7 पी। ठीक है, इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर कितना था, गैस एक्स का इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर कितना है, 1/7। ठीक है, अब बाकी का जो पार्शियल प्रेशर होगा, ठीक है, वो किस में डिवाइड, यानी उसमें कौन कौन सी गैसेज इन्वॉल्व होंगी, वाई और जेड। सही है, आपके पास ये दो गैसेज हैं, ये गैसेज हैं, एक्स कन्वर्ट हो रही है वाई में और जेड में। आप ये कह रहे हैं कि एट इक्विलिब्रियम एक्स का रेशो, एक्स का पार्शियल प्रेशर क्या है, 1/7। ठीक है, 1/7, इसको हमने टोटल प्रेशर में से माइनस कर दिया। टोटल प्रेशर में से माइनस किया तो क्या बचा, 6/7। ठीक है, अब 6/7 इन दोनों का पार्शियल प्रेशर है। ठीक है, 6/7 इन दोनों का पार्शियल प्रेशर है। तो मोल्स इक्वल होते हैं, यानी अब यहाँ पे हमारे पास क्योंकि पार्शियल प्रेशर इन दोनों का बराबर आ रहा है, हम कह रहे हैं कि ये 6/7 जो है वो पार्शियल प्रेशर है इन दोनों का। ठीक है, तो हमने इन दोनों में इक्वली डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों सेम रेशो के अंदर ये फॉर्म हो रहे हैं ना, जितना वाई बन रहा है उतना ही जेड बन रहा है। तो उस हिसाब से हमने इसको इक्वली डिवाइड कर दिया। बात समझ में आ रही है आपको, कि 3/7 आपने इसको इक्वली डिवाइड किया, 6/7 इसको 2 से डिवाइड किया, तो ये आपके पास 3/7 ये आ गया और 3/7 ये आ गया, क्योंकि रेशो में सेम है, वाई और जेड सेम रेशो में बन रहे हैं। ठीक है, एक्स का मोल फ्रैक्शन तो आपको पहले ही बता दिया गया था। क्लियर है बात। हाँ जी, सबको क्लियर है। ठीक हो गया जी। चलो अब उसके बाद एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर बस करेंगे भाई। एक आखिरी क्वेश्चन देख लें। लिथियम reacts with nitrogen at room temperature to form solid. Lithium reacts with nitrogen at room temperature to form solid lithium nitride.
ठीक है, लिथियम रिएक्ट कर रहा है नाइट्रोजन से, क्या बन रहा है? लिथियम नाइट्राइड, Li reacts with nitrogen gives lithium nitride. Three vessels of equal volume are connected by taps 1 and 2 as shown. तो ये तीन वेसल हैं, तीनों का वॉल्यूम सेम है। एट द स्टार्ट टैप 1 एंड टैप 2, ये टैप 1 है, ये टैप 2 है, आर क्लोज। टैप 1 और टैप 2 क्लोज है। द लेफ्ट हैंड वेसल इज इवैक्यूएटेड, ये जो वेसल है ये लेफ्ट हैंड वेसल है, इसको इवैक्यूएट किया गया। द मिडल वेसल हैज द इंडिकेटेड रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, यहाँ रिएक्शन हो रहा है। एंड द राइट हैंड वेसल कंटेन लिथियम ओनली, यहाँ लिथियम है। और लिथियम इन्होंने बता दिया नाइट्रोजन से रिएक्ट करके लिथियम नाइट्राइड बनाएगा। विच एक्शन would allow the equilibrium mixture, which action would allow the equilibrium mixture to contain the most ammonia? ठीक है, किस किस एक्शन से आपको सबसे ज्यादा अमोनिया मिलेगा? तो अगर हम दोनों टैप्स को, की बोथ टैप 1 एंड टैप 2 क्लोज, अगर दोनों को क्लोज रखा जाए, ठीक है, अगर इसको क्लोज रखेंगे तो इससे क्या होगा? इसको क्लोज रखेंगे तो प्रेशर हाई रहेगा, जब आप इसको खोलेंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जब आप इसको ओपन करेंगे, लेट्स से अगर हम इसको ओपन कर देते हैं, तो इसको ओपन करने से क्या होगा? गैस जो है वो इधर पे जाएंगी, तो प्रेशर रिलीज हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और जब प्रेशर कम होता है तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाता है? जहां नंबर ऑफ मोल्स गैस के कम होते हैं। सॉरी, प्रेशर कम होता है तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाता है? जहां गैस के मोल्स ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये इस तरफ को शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। और हमें क्या बताना है? मोस्ट अमोनिया। तो अगर हम टैप 1 को ओपन करेंगे, तो टैप 1 को ओपन करने से क्या होगा? टैप 1 अगर ओपन होता है, तो टैप 1 को ओपन करने से प्रेशर डिक्रीज होगा। दैट मीन्स मोर बैकवर्ड रिएक्शन, अमोनिया कम बनेगा। और अगर हम टैप 2 को ओपन करते हैं, टैप 2 को अगर ओपन करते हैं, तो नाइट्रोजन गैस यहाँ जाएगी, एंड दैट नाइट्रोजन विल रिएक्ट विद लिथियम, और लिथियम नाइट्रोजन का अमाउंट कम होगा। और अगर नाइट्रोजन का अमाउंट कम होगा, अगेन बैकवर्ड रिएक्शन होगा, मोर नाइट्रोजन बनेगी। तो इसका मतलब दोनों टैप्स को क्लोज रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर दोनों टैप खोल देंगे तो फिर तो बैकवर्ड रिएक्शन होगा, ये तो हो ही नहीं सकता। टैप 1 को खोलेंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, अगेन ये भी नहीं कर सकते। टैप 2 को खोलेंगे तो नाइट्रोजन विल रिएक्ट, नाइट्रोजन का अमाउंट कम हो जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन होगा। तो हमें क्या करना होगा? दोनों टैप्स को बंद रखना होगा, तभी ये पॉसिबल है कि आपको मोस्ट अमोनिया मिल सके इस कंडीशन के अंदर। हाँ जी, समझ आई बात? क्लियर है ये? दोनों टैप्स को बंद रखना होगा। ठीक है भैया, चलें बस आज इसको अब हम यहाँ तक रखते हैं। ठीक है, अब बैटरी डाउन है, तो इंशाल्लाह फिर एक क्लास इसकी और करेंगे, उसमें P2 के क्वेश्चन भी कर लेंगे और P1 के कुछ और क्वेश्चन भी कर लेंगे। ठीक है, ये मैं PDF आपको शेयर कर दूंगा। टैप 2 खोलने से प्रेशर भी कम होगा, जी बिल्कुल, टैप 2 खोलने से प्रेशर भी कम होगा, बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, चलें जी, अल्लाह हाफिज।